हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। ये मेरी कहानी की चौथी क्लास है जिसमें मैं अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ने वाली हूँ। ये कहानी हमारी जैनेंद्र जी द्वारा लिखित है और इस कहानी की अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 और ये वातायन कहानी संग्रह में संकलित है ये कहानी। ठीक है, तो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा जो लिखित अन्य कहानी संग्रह है उसका भी क्रम देखना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको देखते हैं। पहली कहानी संग्रह है इनकी फांसी, जो 1929 में आई थी। दूसरी कहानी संग्रह है वातायन, जिसमें हमारी ये अपना अपना भाग्य कहानी भी संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942 और जय संधि 1949। चलिए इनका क्रम जो है, कहानियों संग्रह का जो क्रम है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको एक ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि फांसी लगाया। ठीक है, फांसी लगाया वातायन ने, यानी किसने फांसी लगाया तो वातायन ने लगाया। किसके लिए लगाया तो नीलम के लिए लगाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फांसी लगाया वातायन ने नीलम के लिए एक रात में। ठीक है, वो जिस रात में लगाया ना फांसी, एक रात में, उसे दो चिड़ियाँ देख ली। तो दो चिड़ियाँ देख ली, तो एक रात दो चिड़ियाँ देख ली, पाजेब की जय संधि हुई। तो फांसी लगाया वातायन ने नीलम देश की, फांसी लगाया वातायन ने नीलम के लिए, एक रात में दो चिड़ियाँ देख ली, पाजेब की जय संधि हुई। तो इस ट्रिक के थ्रू जो है मैं ये कहानी संग्रह को याद रख सकती हूँ। चलिए अब मैं कहानी पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। देखिए, अपना अपना भाग्य 1931 जैनेंद्र कुमार कहानी संग्रह है वातायन। इसमें कल 13 कहानी संकलित हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। तो कौन सी जगह की चर्चा हुई है अपना अपना भाग्य कहानी में, ध्यान रखेंगे नैनीताल। ठीक है, हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। हमारे पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व गृह में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। तो ध्यान रखेंगे, तो कौन सा मैदान था, कौन से मैदान की चर्चा हुई है तो पोलो मैदान की। ठीक है, और उसके सामने क्या था तो अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था। ताल की किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल देख रही थी। कुछ अंग्रेज एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई शक्ल की डोगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ध्यान रखेंगे, बच्चे जो है कौन से मैदान में थे तो पोलो लॉन में थे एक, और वो कौन सी खेल खेल रहे थे तो हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उसने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी और न ही बीते का ख्याल था। किसके बारे में ये बात हो रही है? बच्चों के बारे में जो वो खेल रहे थे। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इछलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े। बेहद ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, और इसी बार NTA 6 जनवरी वाली जो पेपर हुई है 2026 में, इस पेपर में NTA पूछा हुआ है कि बच्चे के जो आँख थे वो कैसे थे, नीली नीली, पीली पीली, भूरी भूरी, ऐसे करके ऑप्शन देके पूछा था। बताइए, इस टाइप का प्रश्न पूछना चाहिए था NTA को। हाँ, आँखों का रंग पूछ लिया है।
तो ध्यान रखेंगे कि कैसे बच्चे थे, तो लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहालवी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी और न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोरे भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की यानी भारत और अंग्रेज जो महिला थी दोनों की तुलना की जा रही है कि वो लोग कैसे बेधड़क होकर के चल रही थी। और यहाँ हमारी भारत की कुल लक्ष्मी जो है वो सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला। अंग्रेजी पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया, यानी कोहरा छा गया। ठीक है, रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इसी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में छिपा था। वह वृद्धाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े और हमारा होटल आगे था। तो वकील हैं, ठीक है, वो अपना होटल में जाके ठहर गए और कोहरा छाने लगा। और 2 मित्र जो थे, मतलब 2 वहाँ ठहर गए, अपना उन लोगों का डेरा आ गया तो वो लोग चले गए अपने रूम पे और ये 2 जो थे फिर आगे बढ़ गए। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कन कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ यहाँ जरा बैठें। मतलब दोनों मित्र जो था, मतलब एक दूसरे को बोल रहा है कि आओ ना थोड़ा यहाँ बैठते हैं। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा मालूम न हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुर्र रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई।
3 गज की दूरी पर दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दायां है न बायां है। इतना भी देकर पूछ सकता है कि उसके कदमों में ना कोई अगला है, न पिछला है, न दायां है न बायां है। किसके बारे में चर्चा हो रही है इस कहानी में? तो ये लड़के के बारे में, ठीक है, जो पहाड़ी लड़का है ना 10 वर्ष का, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कितनी गज की दूरी से दिख पड़ा था, ये भी ध्यान रखेंगे, 3 गज की दूरी से। पास ही चुंगी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। तो ये पहाड़ी लड़के का उम्र भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उम्र वाला भी एनटीए प्रश्न बहुत पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, पहाड़ी लड़के का उम्र है 10 वर्ष। गोरे रंग का है। कल जो मैं कहानी पढ़ाई थी दुलाई वाली, उसमें भी सीता की उम्र भी 10 वर्ष ही थी। गोरे रंग का है, मैल से काला पड़ गया, यानी बच्चा है वो गोरा। पहाड़ी लड़का जो था उसका रंग था साफ, वो गोरा था, लेकिन मैल के कारण उसका चेहरा क्या हो गया, काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी बड़ी पर रूखी है, माथा जैसे अभी से झुर्रिया खा गया है। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती ना ऊपर, चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ऐ। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? ये वकील इससे पूछ रहा है, दोनों मित्र जो था। तो बोलता, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। ध्यान रखेंगे, ये जो बच्चा नौकरी करता था दुकान पर, उसे कितने पैसे दिए जाते थे? तो 1 रुपया दिया जाता था, और जो बचा खुचा जो खाना होता है ना जूठा, वो सब खाना इसे दिया जाता था। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ हैं? तो 15 कोस दूर में। ध्यान रखेंगे कि पहाड़ी लड़के के जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। और कितनी कोस दूरी पे रहते थे? तो 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरी कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। तो इसका जो एक साथी था ना, मतलब 2 लड़का ये लोग अपने गाँव से आया हुआ था, तो उसमें जो इसका एक साथी था वो मर गया था। मर गया, हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मौजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आए, कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। यानी वो जो दोनों पहले वकील नहीं गया था अपने रूम में, अपने डेरे पे जो पहुंच गया था, तो फिर ये दोनों जो आगे बढ़ा था ना, फिर ये लोग वापस उसी वकील के पास जाता है और बोलता है कि आपको तो नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। ये वकील की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐसे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? माने क्या खाक। आप भी जी, अच्छा मजाक करते। अच्छा, हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चल दिए। तो ध्यान रखेंगे, जो वकील साहब थे जिस कमरे में वो रहते थे, तो उनके कमरे की किराया कितनी थी? तो 4 रुपये थी, ठीक है। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहते थे। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। तो मतलब होता है ना कि बच्चा आया है तो उसको कुछ दे दिया जाए, तो वो अपने जेब में जैसे ही हाथ डालता है तो उसको 10 रुपये के नोट मिलते हैं। बोलता है, नोट ही शायद मेरे पास है, देखूँ ना। यानी कहने का मतलब ये है कि वो सिक्का खोज रहा था कि अगर 2, 5, 10 के सिक्के मतलब 1, 2 या 5 के सिक्के मिल जाएंगे तो वो दे देता, पर हमारे पास तो 10 के नोट हैं।
तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वकील के पैकेट में कितने रुपए की नोट थी, तो 10 के नोट थी। सचमुच मेरे पैकेट में भी नोट ही थे। फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलना। ये भी ध्यान रखेंगे, बच्चे को कहाँ मिलने के लिए वो बुलाता है, तो होटल डी पब में। और कितने बजे वो आने को कहता है, तो 10 बजे। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने के हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। तो यानी ये लोग तो यहाँ मतलब टूर पे आया हुआ था ना घूमने के लिए। तो जब ये लोग वापस जाने लगा, तो ये लोग मतलब जैसे ही गाड़ी में यानी सवारी मोटर में सवार हो रहा था, तो उसी टाइम इन लोगों को न्यूज़पेपर मिला। और न्यूज़पेपर में क्या देखता है कि वो जो पहाड़ी लड़का था वो मर गया है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथरों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, यानी ये सब जैसे ही इस खबर को सुना और सोचने लगा कि अपना अपना भाग्य। यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है, अपना अपना भाग्य। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं देख लेते हैं। नैनीताल की संध्या से इस कहानी की शुरुआत होती है। पीछे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेजों का प्रमोद गृह था। बच्चे हॉकी खेल रहे थे। 1 बजे तालाब के किनारे उस भींगी सी ठंडी लोहे की बेंच पर बैठ गए। लड़का 10 वर्ष का था। 3 गज की दूरी पर दिख पड़ा था यह लड़का। सब काम 1 रुपया, जूठा खाना, यही नौकरी करता था वो बच्चा। लड़के के माँ बाप 15 कोस दूर गांव में रहते थे। गांव से एक साथी आया था जो कि मर गया था। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, वकील कहता है। वकील साहब का कमरे का किराया 4 रुपया था और उसके पास 10 के नोट थे। लेखक लड़के को होटल डी पब में मिलने को कहता है 10 बजे, और वो लड़का क्या होता है कि पेड़ के नीचे ही ठिठुर कर मर गया है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारी 6 जनवरी को जो पेपर हुई थी नेट की 2026 में। देखिए क्या है कि जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नैनीहालों की आंखों का रंग कौन सा है? पीली पीली, लाल लाल, भूरी भूरी, काली काली। अभी तुरंत ना पढ़ाई में क्या था? पीली पीली आंखें, है ना। ये पीली पीली ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ही पेज से ये क्वेश्चन बना हुआ था। हाँ यहाँ पे देखिए ना, लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीली पीली। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब अगली क्लास में फिर मैं नेक्स्ट जो भी अगली कहानी होगी पढ़ूँगी।